आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। इस राजकुमारी दिव्या का एक पैर पहले ही नरक के द्वार में जा चुका था। निडल अकुपंक्चर तकनीक का उपयोग करने वाले आरव के पास स्वाभाविक रूप से उसे ठीक होने देने का कोई तरीका नहीं था। यह केवल उसे थोड़ी सी जीवन शक्ति वापस पाने दे सकता था। पूरी तरह से ठीक होने के लिए औषधीय गोलियों का उपयोग करना होगा। आरव जिस औषधीय गोली को परिष्कृत करना चाहता था, उसका नाम साक्राचीन स्पिरिट डेमोनिक पिल था, जो एक टियर 5 निम्न श्रेणी की राक्षसी गोली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह की औषधीय गोली को आरव परिष्कृत करना चाहता था, उसके लिए उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी। टियर 5 औषधीय गोलियों की शोधन कठिनाई अतीत में उनके द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोलियों से पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। इसके अलावा आरव की गोली के फार्मूले में से कौन सा परिष्कृत करना आसान था? वस्तुतः आरव का दिव्या से कोई संबंध नहीं था। यह सुंदर परी फॉक्सगुट वास्तव में अच्छे स्वभाव का था। यदि यह कोई अन्य राक्षस जाति होती, तो संभवतः उसके लिए ऐसा सौदा करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा आरव को इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में जीवित रहने के लिए एक गुट से जुड़ना पड़ा। अन्यथा अपनी मानव जाति की पहचान के साथ वो वास्तव में सड़कों पर दौड़ने वाला एक चूहा बन जाएगा, जिसे मारने के लिए हर कोई चिल्लाएगा। यह भी अनिश्चित था कि इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र का अस्तित्व किस प्रकार का था। यहां वास्तव में छठे स्तर के शक्तिशाली लोग थे। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छठे स्तर के विशेषज्ञों की संख्या 1 या 2 तक सीमित नहीं थी। कई विचारों के साथ आरव ने फिर भी साक्राचीन स्पिरिट डेमोनिक पिल को परिष्कृत करने का निर्णय लिया। बेशक इसमें अभी भी उस मासूम छोटी लड़की वैशरली का योगदान था। आरव के बंद एकांत में चले जाने के बाद उसने औषधीय गोली हेवनली सी इंक्रीजिंग पिल को परिष्कृत किया। इस हेवनली सी इंक्रीजिंग पिल एक ऐसी पिल था जो मार्शल आर्टिस्ट को सोल सागर क्षेत्र में स्तरों में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता था। रास्ते में आरव ने वास्तव में चौथे स्तर स्पिरिट जड़ीबूटियों का काफी भंडार जमा कर लिया था। हाथ में मौजूद संसाधनों पर भरोसा करते हुए कुछ हेवनली सी इंक्रीजिंग पिल को परिष्कृत करना पर्याप्त से अधिक था। आरव ने इस 10 दिन के समय का उपयोग दूसरे स्तर के सोल सागर को प्रभावित करने के लिए करने की योजना बनाई। यद्यपि उसकी सार ऊर्जा साधारण मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी, लेकिन टियर 5 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए यह अभी भी कुछ हद तक संघर्षपूर्ण था। इसलिए स्तरों में थोड़ा सा भी वृद्धि टियर 5 गोली को परिसंकृत करने की दक्षता को बढ़ा देता है। 10 दिनों के बाद हेवनली सी इंक्रीजिंग पिल की सहायता से आरव एक झटके में दूसरे स्तर के सोल सागर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय आरव को जो स्पिरिट मेडिसिन चाहिए थी वो भी आ गई थी। इसे ध्यानश्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित किया गया था। ये सभी 5वें स्तर जड़ीबूटी है। आप औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं? ध्यानश्री ने संदेहपूर्वक कहा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उन्हें ले जा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबके लिए औषधीय गोलियां परिष्कृत करना चाहता हूं? आरव ने निसंकोच उत्तर दिया। सुंदर परी लोमड़ी गुट के पुराने पूर्वज के रूप में इससे पहले कब किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी? फिर भी उसके सामने इस बिगड़े लड़के का स्वभाव असामान्य रूप से खराब था। भाग्यवश उसे अभी भी उसकी मदद की जरूरत थी और वो उसका कुछ नहीं कर सकती थी। ध्यानश्री के हृदय की उदासी की केवल कल्पना ही की जा सकती है। ठीक है, मुझे इस मामले में तुम्हें परेशान करना ही पड़ेगा। अगर तुम सच में दिव्या का इलाज कर सको तो तुम हमारे सुंदर परी लोमड़ी गुट के सम्मानित अतिथि बनोगे। तुम्हारी जो भी मांग है बस कह दो। ध्यानश्री ने समझौता कर लिया। आरव ने हाथ हिलाकर कहा, मेरे पास और कोई अनुरोध नहीं है। आप मुझे सिर्फ काल कोठरी में कैद न करें। ध्यानश्री फिर लज्जित हुई। उसने पाया कि वो हमेशा के लिए आरव के सामने कोई लाभ नहीं उठा सकती, इसलिए वो केवल छोड़ सकती थी। आरव ने स्पिरिट जड़ी बूटियां रख ली और पुनः बंद एकांत में प्रवेश कर गया। आरव ने चौकोर कड़ाही निकाली, सब कुछ तैयार किया और साक्राचीन डेमोनिक पिल को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले आरव ने कोयल और पूरव को बाहर कर दिया। अपने शिष्यों के प्रति आरव कभी भी संग्रह नहीं करते थे। गोलियों को परिष्कृत करने के प्रति उनका गंभीर रवैया, उन्हें इसका अनुभव करने की आवश्यकता थी। ये उनके विकास के लिए लाभदायक होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, बेपरवाही से कहा। कोयल और पूरव ने एक दूसरे को देखा और वे अंदर तक स्तब्ध रह गए।
क्या उनका मास्टर बहुत ही राक्षसी नहीं था? वो बस प्रारंभिक चरण की सॉल्ट सागर क्षेत्र में ही था, लेकिन टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और सीधे गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कोयल और पूरव ने विलंब करने का साहस नहीं किया। वे बिना अपनी दृष्टि घुमाए आरव को घूरते रहे। 4 प्रतीक आत्मा एकत्रीकरण कला सक्रिय करें। आरव ने गहरी सांस ली और हल्के से चिल्लाया। आरव अचानक भड़क उठे, लंबे समय के बाद फिर से देखी गई इस कीमिया कौशल को प्रदर्शित करते हुए। ये 4 प्रतीकों वाली आत्मा एकत्रीकरण कला आरव के लिए एक बहुत ही गहन कीमिया कौशल नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में उनके लिए तनाव अभी भी काफी बड़ा था। यदि आरव ने ड्रैगन के रक्त को परिष्कृत नहीं किया होता और उसके भौतिक शरीर की रक्त शक्ति प्रचुर नहीं होती, तो वो शायद वहां टिक भी नहीं पाता। फिर भी आरव ने इसे थोड़ा सा भी अवहेला करने का साहस नहीं किया। अपने वर्तमान साधना क्षेत्र के साथ टियर 5 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसे सभी बाधाओं को दूर करना होगा। जब आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था, तो यह वास्तव में बहुत अजीब था, क्योंकि उसके पास टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए क्षेत्रों को पार करने का कोई तरीका नहीं था। टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में परिष्कृत करने के लिए 2 प्रमुख साधना क्षेत्रों को पार करने के बराबर था। लेकिन जब उसकी साधना का क्षेत्र सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसने आत्मिक क्लेश को पार कर लिया, तो उसकी दिव्य आत्मा ने पहले ही गुणात्मक छलांग लगा ली थी। यद्यपि आरव की वर्तमान आत्मा शक्ति केवल शिखर प्रारंभिक चरण कीमिया राजा स्तर पर थी, फिर भी ये सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी। अपने अप्रत्याशित कीमिया कौशल को जोड़ते हुए क्या यह संभव है कि सड़े हुए को किसी जादुई चीज में बदल दिया जाए? एक टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत किया जाए। दोनों शिष्यों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने मूलतः असंगत औषधीय भ्रूण धीरे धीरे संघनित होकर निर्मित हो गया। छोटे भाई, ये तो भगवान जैसी कीमियागिरी है। जब मैं पहले बजाज परिवार में था, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं पहले से ही बहुत अद्भुत हूं। अब मुझे पता चला है कि मैंने मूल बातें भी नहीं सीखी है। कोल ने आरव को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की और अपनी आवाज पूर्व तक पहुंचा दी। पूर्वा ने सिर हिलाया और कहा, यह कला का एक अद्भुत नमूना है। मैं वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकती कि कीमिया कौशल को वास्तव में इस तरह के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मेरे प्राकृतिक उपहारों के साथ एक और 1000 साल तक साधना करने के बाद भी मैं मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। वास्तव में हमें अपनी क्षमताओं को कमतर आंकने की भी जरूरत नहीं है। हमारे के कीमिया कौशल के साथ उन्होंने स्वेच्छा से हमें अपने साथ ले लिया। यह पहले से ही कई समस्याओं का संकेत था। शायद हम अपने पूरे जीवन में उनके दायरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अन्य कीमियागरों की तुलना में हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं। कोयल ने कहा, हां, यह सच है। मास्टर के बाद के इस समय में मेरी कीमिया कौशल पहले से ही आश्चर्यजनक प्रगति के साथ आगे बढ़ी है। मुझे यह भी लग रहा है कि अब अर्ध चतुर्थ स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय मैं दादाजी से भी बदतर नहीं रहूंगा। पूरव ने युवावस्था से ही गोलियों को परिष्कृत करने के लिए परशुराम का अनुसरण किया और उन्हें परशुराम के मानकों की स्पष्ट समझ थी। वो अभी से ही पौराणिक क्षेत्र में दूसरे स्तर की कीमिया कौशल विकसित कर सकता है। भगवान जाने उनकी आधारभूत कुशलताएं पहले से कितनी गुना अधिक ठोस थी। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन पूर्व के वर्तमान कीमिया कौशल की तुलना पहले से ही नहीं की जा सकती थी। यद्यपि वो अब भी एक उच्च अर्ध कीमिया राजा था, फिर भी वो पहले से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। वह कोयल ने अचानक कुछ देखा और सदमे में लगभग उत्साहित हो गई। सौभाग्यवश पूर्व ने तेजी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, क्या तुम मरना चाहती हो? मास्टर की गोली शोधन सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गई है। तुम इस तरह चिल्लाओगी, वो तुम्हें मार डालेगा। अपनी आवाज देते समय पूरव का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वास्तव में उसके हृदय में जो आघात हुआ वो कोयल के हृदय से तनिक भी कम नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो कोयल की तरह उछल कूद नहीं करता था और घबराता नहीं था। जब कोयल ने पूरव की ओर देखा और सिर हिलाकर संकेत दिया कि वो उसे समझ गई है, तभी पूरव ने अपना हाथ ढीला किया। वे थे 4 कीमिया प्रतीक प्रेत। जब मास्टर वो गोलियां परिष्कृत कर रहा था, तो उसने वास्तव में 4 कीमिया प्रतीक प्रेत निकाले थे। कोयल ने कहा, इस समय चौकोर कड़ाही के चारों बियरिंगों पर 4 धुंधले प्रेत धीरे धीरे बन रहे थे। ये 4 प्रेत और कोई नहीं बल्कि नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी और कला कछुआ अर्थात 4 दिव्य पशु थे, और उनमें से नीला ड्रैगन प्रेत सबसे अलग था। 4 कीमिया प्रतीक स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माएं थी। आरव 4 कीमिया प्रतीकों को संघनित करने में सक्षम है। जब वे औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे, तो उन्होंने संकेत दिया कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ किसी प्रकार की प्रतिध्वनि उत्पन्न की है।
कोयल और पूरव दोनों नौसिखिए नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि 4 किमिया प्रतीक का संघनन कितने गहन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि मुश्किल से ही कुछ लोग जो 4 प्रतीकों प्रेत को एकजुट कर सकते थे, पूरे दिव्य क्षेत्र में भी पाए जा सकते थे। ठीक इसी समय आरव ने अचानक प्रोफाउंड वाटर फ्लैग निकाला। प्रोफाउंड स्पिरिट 9 अपर्चर फॉर्मेशन फॉर्म। इस समय आरव के हाथ बुनाकारों के समान थे। इस प्रकार की उत्कृष्टता अत्यंत शानदार थी। जरा सोचिए, इतनी छोटी औषधीय गोली पर एक संरचना अंकित करने के लिए कितने फुर्तीले हाथों की आवश्यकता होगी। कोयल और पूरव पहले से ही देखने में मंत्रमुग्ध थे। इस बार आरव की गोली शोधन ने एक बार फिर से कीमिया पद के प्रति उनकी समझ को ताजा कर दिया। उन दोनों को वर्तमान में लग रहा था कि औषधीय गोलियों को इस तरह से कैसे परिष्कृत किया जा सकता है। 4 किमिया प्रतीक संघनित होते हैं। औषधीय गोली का रूप। मेरे लिए संघनित हो जाओ। आरव ने हल्की चीख मारी। 4 किमिया प्रतीक प्रेत ने प्रकाश की एक श्रृंखला उत्सर्जित की और सकद पिल में डूब गए। अंततः धूल जम गई। अतीत में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लोगों को पार करने की तरह आरव पहले से ही थक चुका था। वो इस समय और अधिक सहन नहीं कर सकता था। उसने जल्दी जल्दी तैयार की गई औषधीय गोलियां खा ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। कोयल और पूरव, वे दोनों अभी भी वही स्तब्ध खड़े थे और कुछ देर तक होश में नहीं आए। आरव द्वारा उनके लिए लाई गई गोली को संघनित करने के दौरान के दृश्य का प्रभाव वास्तव में बहुत अधिक आश्चर्यजनक था। वो बचपन से ही परशुराम का अनुसरण करता था। वो कीमिया संप्रभु विशेषज्ञता का शिखर था, लेकिन उन्होंने पहले कभी किसी गोली के शोधन में इतना बड़ा हंगामा होते नहीं देखा था। औषधीय गोलियों में 4 प्रतीक प्रेत को एकीकृत करना, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह हुआ कि इस औषधीय गोली को स्वर्गीय दांव की मान्यता प्राप्त हो गई। ये एक प्रकार की प्रतिध्वनि का प्रतिनिधित्व करता था। इस तरह की औषधीय गोली किस स्तर तक पहुंचेगी? जाओ जाओ और देखो। कोल ने अपनी लार निगल ली और पूर्वा से पूछा। पूरव के चेहरे पर तड़प का भाव था और उसने अपना सिर गहराई से हिलाया। दोनों लोगों ने हिम्मत जुटाई और चौकोर कढ़ाई के पास पहुंचे और कुशलता से कढ़ाई खोलकर गोली निकाल ली। जब उन्होंने जेड ट्रे में उस चमकदार और क्रिस्टल सा साफ, किसी भी अशुद्धता से रहित औषधीय गोली को देखा तो उन्होंने अनायास ही एक बार फिर गहरी सांस ली। परलौकिक ग्रेड, फिर से परलौकिक ग्रेड। किमियरर के एक कीमियागर ने वास्तव में टियर 5 स्तर की परलौकिक श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो प्राचीन और आधुनिक समय से भी आगे थी। दोनों व्यक्ति उस औषधीय गोली को घेरकर इस तरह गोल गोल घूमने लगे, मानो वे कोई कलाकृति देख रहे हों। बीच बीच में उनके मुंह से जीभ चटकाने वाली आवाजें और प्रशंसा भरी आहें निकल रही थी। इस बार का परिष्कार एक प्रेरणा थी। दोनों लोग अभी औषधि की गोली का विच्छेदन करने की इच्छा कर रहे थे कि अचानक आरव की आवाज उनके कानों के पास पड़ी। भगवान जाने कब से आरव अपनी सांसों को समायोजित कर चुका था और उनके पीछे खड़ा था। पूरव चौंका और जल्दी से अपना शरीर सीधा किया। उसने अपना सिर हिलाया, इसके बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। गुरुजी, मुझे कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं समझा। पानी में चांद के प्रतिबिंब की तरह पूर्वा ने ईमानदारी से कहा। आरव मुस्कुराए और कोयल की ओर देखकर बोले, आप भी? कोयल का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। इस तरह से कहने पर यह बात औपचारिक लगती थी, चाहे इसे किसी भी तरह से सुना जाए। नहीं समझे का मतलब नहीं समझे, कहने में नाटक क्यों? लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कीमिया मार्ग के बारे में आपकी समझ अभी भी बहुत उथली है। कीमिया दाव एक महान दाव है। जब इसे बहुत ऊंचे क्षेत्र में विकसित किया जाता है तो ये देवताओं तक भी पहुंच सकता है। ये सिर्फ इतना है कि कीमिया मार्ग अत्यधिक कठिन और जटिल है। इसमें समय और ऊर्जा का विस्तार मार्शल मार्ग से कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक है। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो शिखर तक पहुंच सकते हैं। कीमिया मार्ग और मार्शल मार्ग एक ही है। दोनों में स्वर्ग और पृथ्वी की कहावत निहित है। आप लोग जो कीमिया कौशल का अभ्यास करते हैं, वे सभी पूर्वजों की बुद्धि का क्रिस्टलीकरण है। कीमिया कौशल चाहे कितने भी निम्न स्तर का क्यों न हो, उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वर्णन करना कठिन होता है। यही कारण है कि मैंने आपको मूल बातों से शुरू करने के लिए कहा। असंख्य महान दाव सभी एक ही ओर ले जाते हैं। लक्ष्य को मत समझे, रातों को समझो और लक्ष्य निर्धारित करो, नहीं तो अटक जाओगे। आरव ने बात खत्म की। दोनों लोगों ने गहन चिंतनशील चेहरे दिखाए। आरव ने जिन चीजों के बारे में बात की वे पहले से ही कीमिया दांव के मूल के बारे में थी। आरव का अनुसरण करने के बाद से वे दोनों हमेशा से ही बुनियादी कीमिया कौशल को निखार रहे थे। आज आरव के छोटे से संकेत के माध्यम से उन्हें आखिरकार प्रकाश दिखाई दिया। पूरव को कुछ समझ में आया और उसने उत्साह से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं और अधिक कुशल होती जा रही हूं। जब मैं अब उच्च श्रेणी की अर्ध चतुर्थ स्तर की
औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था। पता चला कि इसका कारण यही है। गुरु, मैं समझ गई। कोयल के चेहरे पर भी उत्साह की झलक थी जब उसने कहा, आह, तो ये ऐसा ही है। गुरु, मुझे मिल गया। कुछ दिन बाद जब पूर्वज ध्यानश्री को साक्प्राचीन आत्मा राक्षसी पिल मिली तो उसका मुंह कुछ देर के लिए बंद नहीं हो सका। उसके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। भले ही उसने आरव के लिए ये स्पिरिट जड़ी बूटी तैयार की हो, लेकिन उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि वह इसे परिष्कृत कर पाएगा। अन्य बातों को अनदेखा करते हुए केवल आरव द्वारा दिव्या को वापस जीवित करने पर वो वास्तव में आरव के साथ कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जब उसने अपने हाथों में ये पारलौकिक ग्रेड औषधीय गोली देखी तो आरव के बारे में उसकी राय पहले से ही पूरी तरह से बदल गई। ये एक पारलौकिक ग्रेड टियर 5 औषधीय गोली थी। क्या कबीले के वे किमियागर पारलौकिक ग्रेड टियर 5 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे? इसके अलावा आरव एक इंसान भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव केवल किमिया राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक पारलौकिक ग्रेड टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए स्तरों को पार करना, क्या ये वो काम था जो मनुष्य कर सकते थे? आरव को ध्यानश्री ने तब तक घूरा जब तक कि उसकी खोपड़ी में थोड़ी झुनझुनी नहीं हुई। वो कहने से खुद को रोक नहीं सका, तुम क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल है? तभी ध्यानश्री चौंककर जाग उठी। अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उसने 2 बार सूखी खांसी की और बगल में खड़ी एक छोटी लड़की से कहा, दिव्या, तुम्हें छोटे भाई आरव ने बचाया है। तुम जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं देती? 10 दिन बाद ये दिव्या नीचे उतरकर चलने लगी थी। बस उसके शरीर पर आभा अभी भी बहुत कमजोर थी। सबसे अधिक संभावना है कि कोई आत्मा संघन क्षेत्र मार्शल कलाकार भी उसे आसानी से हरा सकता था। इस दिव्या की दोनों आंखें पानी की तरह थी। उसकी उंगलियां नाजुक और कोमल थी और त्वचा मलाई की तरह थी। वो वास्तव में एक सर्वांगीण सुंदरता थी। लेकिन आरव जानता था कि लोमड़ी जाति स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है। रूप धारण करने के बाद वे सभी अद्वितीय सुंदरिया थी। ये दिव्या बाकी सभी के बीच स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। दिव्या ने ध्यानश्री का इशारा पाया और आरव की ओर झुककर कहा, दिव्या मिस्टर आरव की जीवन रक्षक कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इन 10 दिनों में दिव्या के कान में आरव इन 2 शब्दों की वजह से लगभग छाले पड़ गए थे। उसने पहले ही बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने इस युवा ने उसे जबरदस्ती नरक के द्वार से वापस खींच लिया। इतना ही नहीं, यह आदमी वास्तव में उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए एक दूसरा औषधीय गोली को परिष्कृत करने में भी मदद कर रहा था। अब तक वो केवल नाम सुन रही थी, लेकिन कभी उस व्यक्ति को नहीं देख पाई थी। आज उसने आखिरकार उसका असली चेहरा देखा। सिवाय इसके कि पहले यह सुनने के बाद कि आरव सिर्फ एक सोल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट है, औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की इस बात को उसने मजाक की तरह लिया। उनका एक चतुर्थ श्रेणी राक्षसी जानवर समान स्तर का मार्शल आर्टिस्ट टियर 5 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। तुम मजाक कर रहे हो। बस इतना ही कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव न केवल इसे परिष्कृत करता है, बल्कि ये एक पारलौकिक ग्रेड टियर 5 औषधीय गोली भी है। इस तरह की बातें उसकी समझ से परे थी। हाँ, मिस दिव्या को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो जाकर छोटी बहन वैशाली को धन्यवाद दें। मैंने सिर्फ उसके चेहरे की वजह से आपके लिए एक औषधीय गोली तैयार की है। आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा। राजकुमारी दिव्या ने साधना पूरी कर ली। उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। आरव द्वारा उसके लिए परिष्कृत की गई सखा प्राचीन स्पिरिट राक्षसी पिल का सेवन करने से न केवल दिव्या का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया, बल्कि दूसरी गोली की सहायता से उसकी शक्ति भी एक कदम और आगे बढ़ गई। वो 5वें स्तर राक्षसी जानवर की आरंभिक अवस्था में पहुंच गई। आरव द्वारा उसे औषधीय गोली दिए जाने के शब्दों को याद करते हुए दिव्या कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये आदमी दूसरों की भावनाओं के बारे में इतना बेखबर था। वो सुंदर परी लोमड़ी गुट की युवा स्वामिनी थी। दूसरे लोग उसकी चापलूसी करने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते थे। आरव ने इतनी बड़ी सेवा की और वास्तव में वैशाली के चेहरे के कारण इसे चमका दिया। ये दोनों प्राचीन स्पिरिट राक्षसी पिल बहुत चमत्कारी है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उसे गोली का फार्मूला कहां से मिला। आखिर ये आरव किस तरह का व्यक्ति है? दिव्या ने पाया कि वो अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से दिलचस्पी ले रही थी। दिव्या, क्या तुमने दोनों प्राचीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है? ठीक इसी समय ध्यानश्री की आवाज अचानक सुनाई दी। हाँ दादी माँ, दिव्या ने पहले ही परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। कृपया अंदर आए। ध्यानश्री ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। जब उसने पाया कि दिव्या की साधना वास्तव में आगे बढ़ गई है तो उसके पैर अनायास ही रुक गए। दिव्या, तुमने वास्तव में तोड़ लिया। ध्यानश्री के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आरव द्वारा दी गई ये दूसरा राक्षसी पिल वास्तव में
इतना शक्तिशाली था कि यह दिव्या को सीधे दायरे को तोड़ने में मदद कर सकता था। दिव्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दिव्या का यह जीवन मिस्टर आरव को बेचा हुआ माना जाता है। ध्यानश्री के हाव भाव कई बार बदले और आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और कहा, वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक विदेशी इंसान जो अचानक मेरे कबीले के इलाके में घुस आया वास्तव में तुम्हारा रक्षक बन गया। लड़की, ये भाग्य है। तुम लोग कह रहे हो, मुझे सहजता से शर्तें बताने दो। आरव ने ध्यानश्री की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। आरव के रवैये से ध्यानश्री बहुत प्रभावित हुई। यह भाव स्पष्ट रूप से सुंदर परी लोमड़ी गुट को नीचा दिखा रहा था। यह सही है, मेरे पास पहले से ही बहुत साल नहीं बचे हैं। दिव्या मेरे कबीले की सबसे बेहतरीन जूनियर है। तुम्हारा उसे बचाना हमारे पूरे सुंदर परी लोमड़ी गुट को बचाने के बराबर है। इसलिए चाहे तुम्हारी कोई भी मांग हो, मैं उसे पूरा कर सकती हूं, ध्यानश्री ने कहा। आरव के रवैये के प्रति ध्यानश्री बहुत तिरस्कारपूर्ण थी। वो किसी भी मामले में एक छठे स्तर राक्षसी विशेषज्ञ थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी एक सोल सागर क्षेत्र के लड़के की मांग को पूरा नहीं कर सकती? कौन जानता था कि आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो चाहता हूं तुम सच में नहीं दे सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे सुंदर परी लोमड़ी गुट में कोई नीला आत्मिक वृक्ष है? जब ध्यानश्री ने सुना तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। नीला आत्मिक वृक्ष? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? नीला आत्मिक वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी की एक आत्मा वनस्पति है। यह अपने ठिकाने के साथ मायावी है। मैं तुम्हारे लिए नीला आत्मिक वृक्ष कहां ढूंढूंगा? आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, देखा, मैंने कहा था कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। वास्तव में आरव अनंत जंगल में गहराई में प्रवेश करते हुए विवेक के पीछा से बचने के अलावा अभी भी एक उद्देश्य था, जो नीला आत्मिक वृक्ष को खोजना और दीक्षा की दिव्य आत्मा को चीरने वाली पीड़ा को दूर करना था। चूंकि 2 साल की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, इसलिए आरव द्वारा बनाई गई औषधीय जड़ी बूटियां पहले से ही उसकी बीमारी को दबाने में लगभग असमर्थ थी। अगर उसे अभी भी नीला आत्मिक वृक्ष नहीं मिला तो कभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता था। ध्यानश्री गुस्से से भड़कने ही वाला था कि बगल में खड़ी दिव्या अचानक बोल पड़ी, दादी, गुस्सा मत होइए। सबसे पहले, क्या यह हो सकता है कि दादी 10 साल पहले बीरान क्षेत्र द्वारा भेजी गई खबर भूल गई हो? आरव बस बेतरतीब ढंग से बोल रहा था और उसे नहीं लगा कि वाकई कुछ है। वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या खबर है? जल्दी बताओ। आरव स्वाभाविक रूप से जानता था कि नीला आत्मिक वृक्ष को खोजना कितना मुश्किल है, इसलिए उसने कोई उम्मीद नहीं रखी। नीला आत्मिक वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ों में से एक था। जन्म से ही इसमें आध्यात्मिकता होती थी। जब ये एक निश्चित सीमा तक परिपक्व हो जाता तो ये आसमान तक उड़ सकता था और भूमिगत सुरंग बना सकता था। इसका ठिकाना अप्रत्याशित है और इसे खोजना बेहद मुश्किल है। दिव्या ने कहा, मिस्टर आरव, आप चिंता न करें। यह खबर अभी भी 10 साल पहले की है। हम भी नहीं जानते कि यह सच है या झूठ। यह सच है या झूठ, जल्दी से बताओ कि यह किस बारे में है, आरव ने आग्रह किया। दिव्या ने सिर हिलाया और कहा, 10 साल पहले बीरान क्षेत्र के मोयुन पर्वत पर कहानी यह है कि किसी ने पहले एक नीला आत्मिक वृक्ष देखा था, लेकिन उस व्यक्ति ने 3 दिन और रात तक नीला आत्मिक वृक्ष का पीछा किया और फिर भी अंत में उसे खो दिया। आरव ने एक पल सोचा और कहा, बस इतना ही? क्या तुम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हो? ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने हर तरह के तरीके अपनाए, लेकिन न केवल वो नीला आत्मिक वृक्ष को नहीं पकड़ पाया, बल्कि नीला आत्मिक वृक्ष ने उसे चोट भी पहुंचाई। वो व्यक्ति कौन थी? ससेद राक्षसी बाघ जाति के वर्तमान प्रमुख। इस ससेद राक्षसी बाघ जाति प्रमुख का उल्लेख करते हुए दिव्या के शब्दों में गहरा विस्मय और श्रद्धा थी। बहुत स्पष्ट रूप से इस कबीले के प्रमुख से निपटना आसान नहीं था। यह सुनकर आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिस दिव्या। क्या मिस्टर आरव बीरान क्षेत्र जाना चाहते हैं? दिव्या ने अचानक पूछा। हाँ, क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है? आरव ने उत्सुकता से कहा। ससेद राक्षसी बाघ गुट पूरे देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के अधिपतियों में से एक है। वे बाहरी लोगों से बहुत नफरत करते हैं, इंसानों से बहुत ज्यादा। मिस्टर आरव, आरव मुस्कुराया और बोला, मिस दिव्या से नहीं छिप रहा। मैं एक दोस्त को बचाने के लिए इस नीले आत्मिक वृक्ष को खोज रहा हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। मुझे भी जाना ही है, आरव ने बहुत ही बेपरवाही से कहा। लेकिन दिव्या का दिल कांप उठा। मार्शल आर्टिस्ट ज्यादातर स्वार्थी होते हैं, दोस्तों के लिए अपना सब कुछ करने वाले बहुत कम थे। ससेद राक्षसी बाघ गुट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सिर्फ इस नीले आत्मिक वृक्ष के बारे में बात करना ही पहले से ही बहुत मुश्किल था। मिस्टर आरव बहुत सम्माननीय है, दिव्या ने प्रशंसा की। हूं, मैं सिर्फ उनका एहसानमंद हूं, सम्माननीय होने या कुछ और होने से बहुत दूर। ओह, ठीक है, मुझे तुम दोनों से एक सवाल पूछना है। अगर जवाब देना सुविधाजनक नहीं है
तो बस इसे भूल जाओ। आरव ने कहा। हाँ, तुम पूछो। मैं जो कह सकता हूं वो मैं स्वाभाविक रूप से कहूंगा। पूर्वज ध्यानश्री ने सुना कि आरव ने एक मित्र के लिए ये जोखिम उठाने का साहस किया। वो भी अपने दिल में थोड़ा भावुक हो गई। उसकी जुबान तीखी थी, लेकिन दिल से नरम थी, और वो वास्तव में आरव को उनमें से एक मानती थी। ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र अंतहीन दुनिया में एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन अंदर का क्षेत्र इतना विशाल है। क्या ये हो सकता है कि इस जगह ने अपने आप एक दुनिया बनाई हो? अंतहीन दुनिया केवल एक मध्यम अक्रम की छोटी दुनिया है, और छठे स्तर के विशेषज्ञों को समायोजित करने में पूरी तरह से असमर्थ है। यहां वास्तव में इतने सारे छठे स्तर के विशेषज्ञ क्यों हैं? आरव ने अपनी शंका पूछी। आरव के वर्तमान साधना क्षेत्र के साथ वो अंतरिक्ष की शक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत महसूस कर सकता था कि ये जगह शायद इतनी सरल जगह नहीं थी। एक बार यहां के विशेषज्ञों को बाहर रखा गया तो अंतहीन दुनिया को भूल जाइए। यहां तक कि भयंकर आंधी दुनिया भी वे इसे पाद कर उड़ा सकते थे। यहां तक कि सुंदर परी लोमड़ी गुट, जो कि इस तरह का एक छोटा सा कबीला है, में भी एक छठे स्तर का विशेषज्ञ था। अन्य कबीलों की तो बात ही छोड़िए। बस इतना ही था कि आरव को बहुत जिज्ञासा थी कि अंतहीन दुनिया के अंदर इतनी छोटी सी दुनिया क्यों जुड़ी हुई है। ये आरव के शब्द सुनकर ध्यानश्री झिझकने से खुद को नहीं रोक पाई। हाँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर बोलना सुविधाजनक नहीं है तो बस ऐसे ही रहने दो, आरव ने बिना किसी चिंता के कहा। ऐसा नहीं है कि बताना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी देव निषिद्ध दानव क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानती। हमारी राक्षस जाति यहां पीढ़ियों से रहती आई है, और हमारा सुंदर परी लोमड़ी गुट तो बस एक सबसे निचला गुट है। मैंने सुना है कि उन शक्तिशाली गुटों में भी 7वें स्तर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, ध्यानश्री ने कहा। भले ही ध्यानश्री एक छठे स्तर की राक्षस थी, लेकिन वो देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के सबसे निचले पायदान पर एक अस्तित्व मात्र थी, बस कई रहस्यों के संपर्क में नहीं आ सका। जब आरव ने ध्यानश्री के शब्द सुने तो वो भी अंदर से बहुत चौंक गया। इस स्थान पर वास्तव में 7वें स्तर के विशेषज्ञ थे। 7वें स्तर के पावर हाउस। 7वें स्तर के पावर हाउस अस्तित्वों को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए इस स्थान को कितना स्थिर होना चाहिए? कम से कम आरव को पता था कि कई अत्यधिक स्थिर विशेष दुनियाओं की बहुत कम संख्या के अलावा निचले लोकों में 7वें स्तर के विशेषज्ञों का अस्तित्व होना असंभव था। और वे दुनियाएं, आरव उन सभी को जानते थे। ये निश्चित रूप से अंतहीन दुनिया नहीं थी। तो फिर उसकी आंखों के सामने ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र किस तरह का अस्तित्व था? आरव को अचानक पता चला कि ये अंतहीन दुनिया वास्तव में एक रहस्यमय स्थान था। हालांकि विश्व व्यवस्था उच्च नहीं थी और आदिवासियों के पास बहुत ताकत भी नहीं थी, लेकिन इसमें कई रहस्य छिपे थे। यहां तक कि वो एक दिव्य क्षेत्र का पूर्व शिखर अस्तित्व इस छोटी सी दुनिया की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सका। देव निषिद्ध दानव क्षेत्र जैसे विशेष स्थान के अपने स्वयं के रहस्य थे। बस इतना था कि ध्यानश्री की शक्ल देखकर शायद वो अनजान थी। आरव भी इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के प्रति उत्सुकता से भरा हुआ था। साथ ही वो नीले आत्मिक वृक्ष की खोज कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसे भी थोड़ा अन्वेषण करना था। ठीक है, लगता है बीरान क्षेत्र की यात्रा करने की आवश्यकता है। उसे लग रहा था कि ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र संभवतः प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, बल्कि विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया है, जिसका अर्थ यह भी था कि किसी ने जानबूझकर इस पैतृक शिक्षा को यहां बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए आगे बढ़ाया है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्यों का यहां अस्तित्व न होना असंभव था, और वे मनुष्यों को देखकर उन्हें मारने की कोशिश नहीं करते। और सच में अंतहीन दुनिया के लिए भी ये असंभव था कि मनुष्य अंतहीन सफेद कोहरा से होकर यहां प्रवेश कर सके। आरव के अलावा फिर देव निषिद्ध दानव क्षेत्र को समायोजित करने के लिए, इतनी जगह को खोलने में सक्षम होने के लिए उस महान व्यक्ति की ताकत कितनी जबरदस्त होनी चाहिए थी। लेकिन आरव जानते थे कि 10 महान दिव्य राजाओं जैसे अस्तित्व भी संभवतः ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह तब केवल एक ही व्याख्या थी, देवता क्षेत्र शक्तिगृह। केवल देवता क्षेत्र शक्तिगृहों में ही इतनी शक्ति थी कि वे इस विशेष स्थान को चीर सकें। देवता क्षेत्र को छूने वाली कोई भी और सभी चीजें। आरव स्वाभाविक रूप से बहुत रुचि रखते थे। देवता क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी को देव क्षेत्र के लुप्त होने के रहस्यों को जानना होगा, और ये रहस्य दिव्य क्षेत्र के इतने सारे विशेषज्ञों ने इतने सालों तक खोजे, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को उजागर नहीं कर पाया। आरव ने अतीत में भी थोड़ा समझने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपने पिछले जीवन में जितनी चीजें खोजी थी वे इस जीवन जितनी भी नहीं थी। चाहे वो दिव्य सुनहरा लिपि हो, या रहस्यमय काला मन का, या अंतरिक्ष मीनार, या यहां तक कि ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र, ये असीम दुनिया अनगिनत जटिल तरीकों से देव क्षेत्र से जुड़ी हुई लगती थी। अंतहीन दुनिया में पुनर्जन्म लेना, क्या यह भी स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी?
ध्यानश्री और दिव्या स्वाभाविक रूप से आरव के विचारों को नहीं जानते थे। आरव को यह कहते हुए देखकर कि वो बीरान क्षेत्र जाना चाहता है, ध्यानश्री ने कहा, आपके लिए अकेले बीरान क्षेत्र जाना बहुत खतरनाक है। इस बुजुर्ग आत्मा को अभी भी कबीले में किला संभालना है और आपके साथ यात्रा करना सुविधाजनक नहीं है। चूंकि आपने दिव्या को बचाया है, इसलिए उसे अपने साथ आने दें। कम से कम वो आपके लिए एक मार्गदर्शक भी हो सकती है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है तो बहुत बहुत धन्यवाद पुराने पूर्वज। आरव ने मना नहीं किया। ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के स्थिति के प्रति पूरी तरह से अंधा था और वास्तव में उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। यदि वो अकेले चलता तो कौन जानता कि उसे अनावश्यक रूप से कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता। तीनों लोग अभी बातें कर रहे थे, तभी वैशाली घबराई हुई सी दौड़ी हुई आई और तुरंत बोली, पुराने पूर्वज, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। बड़ी बहन मीरा और काला बिजली ड्रैगन गुट के लोगों में झड़प हुई और वे उनके द्वारा घायल हो गए। दिव्या के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए और वो बोली, क्या क्या हुआ? मीरा बिना किसी कारण के काला बिजली ड्रैगन गुट से क्यों भिड़ गई? वैशाली ने कहा, बड़ी बहन मीरा हमें बाहर गश्त करने के लिए ले आई। नतीजा यह हुआ कि हमने वज्र ऊर्जा फल पेड़ का एक क्षेत्र खोज लिया। सिवाय इसके कि वज्र ऊर्जा फल पेड़ का वो हिस्सा हमारी भूमि और काला बिजली ड्रैगन गुट की सीमा पर स्थित है और उन्होंने किस्मत से उस फल के बाग को भी खोज लिया। काला बिजली ड्रैगन गुट के लोग बहुत दबंग थे और जोर देकर कहते थे कि वज्र ऊर्जा फल पेड़ की खोज उन्होंने ही की है। बड़ी बहन मीरा ने उचित आधार पर जोरदार तर्क दिया। अंत में वो स्वाभाविक रूप से घायल हो गई। आरव ने ध्यान से सुना और उसे पता था कि यह परिणाम अवश्य ही होना था। मीरा के व्यक्तित्व के साथ काली बिजली ड्रैगन गुटी के साथ संघर्ष होना निश्चित था। हालांकि जब आरव ने वज्र ऊर्जा फल 3 शब्द सुने तो उसकी आंखों में अनायास ही एक प्रकाश फैल गया। यह वज्र ऊर्जा फल एक दुर्लभ चीज थी। इसमें स्वाभाविक रूप से बिजली की शक्ति थी और यह मार्शल कलाकारों को थंडर की अवधारणा यानी कि इरादा को विकसित करने में मदद कर सकता था। इस वज्र ऊर्जा फल का अविश्वसनीय पहलू यह था कि इसे समझने की आवश्यकता नहीं थी, बस इसे सीधे निगलना था और इसे परिष्कृत करना था और यह उनकी सार ऊर्जा को थंडर की अवधारणा को ले जाने दे सकता था। एक वास्तव में अत्यंत स्वर्ग विरोधी स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा फल। यह सोचना कि देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे ऐसा खजाना मिला। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें मिल जाते हैं। चूंकि आरव ने इस चीज के बारे में सुना था, इसलिए उसके लिए स्वाभाविक रूप से यह असंभव था कि वो इसे ऐसे समझे जैसे उसने देखा ही न हो। बेशक अगर यह वज्र ऊर्जा फल न होता तो भी आरव सुंदर परी लोमड़ी गुट के मामलों में भी शायद ही कोई दिलचस्पी दिखाते। घृणित बुरे सांपों का ये झुंड दिन भर सिर्फ हमें धमकाना जानता है। अगर उनमें क्षमता है तो जाकर ब्लैकविंड राक्षसी भेड़ियों पर अत्याचार करें, दिव्या ने गुस्से से कहा। वास्तव में दिव्या का साधना क्षेत्र अन्य जातियों की छोटी पीढ़ी से बहुत कम नहीं था, लेकिन सुंदर परी लोमड़ी गुट की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। तुलना में सांप जाति और भेड़िया जाति की युद्ध शक्ति बहुत भयावह थी। वैशाली भी क्रोधित थी जब उसने कहा, काला बिजली ड्रैगन गुट सिर्फ ब्लैकविंड राक्षसी भेड़िया गुट की चापलूसी करना जानता है। वे उनके सामने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आरव अचानक ध्यानश्री से बोले, पुराने पूर्वज ध्यानश्री, वे पहले ही आपके दरवाजे पर धौंस जमा चुके हैं। क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? ध्यानश्री के हावभाव बदल गए और उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारे नीला पर्वत क्षेत्र के विभिन्न कुलों का एक अलिखित नियम है। छठे स्तर के विशेषज्ञों को युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बार जब मैं कार्रवाई करूंगा तो यह निश्चित रूप से उनके पुराने पूर्वजों को सतर्क कर देगा। उस समय इसे हल करना और भी कठिन होगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो, मैं आप सभी के साथ देखने चलूंगा। तुम? दिव्या ने हैरानी से कहा। लेकिन वैशाली ने जब सुना तो वो बहुत खुश हुई और बोली, यह वास्तव में बहुत अच्छा है कि बड़े भाई आरव मदद करने को तैयार है। राजकुमारी, बड़े भाई आरव बहुत मजबूत है। बड़ी बहन मीरा उनके हाथों में एक बार भी नहीं ले सकती। वैशाली जिस बारे में बात कर रही थी वो तब की बात है जब आरव पहले स्तर के सोल सागर में थे। अब जबकि आरव ने दूसरे स्तर के सोल सागर में प्रवेश कर लिया था, वो ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किए बिना भी मीरा को एक ही बार में मार सकता था। दिव्या ने जब यह सुना तो वो अंदर से चौंक गई। वो वास्तव में नहीं जानती थी कि आरव की मार्शल पद शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। इन कुछ दिनों में वो सुन रही थी कि आरव की गोली शोधन क्षमता कितनी अविश्वसनीय थी और उसकी चिकित्सा कौशल कितने शानदार थे। लेकिन आरव की सोल सागर क्षेत्र साधना सीमा ने उसे अवचेतन रूप से यह महसूस कराया कि आरव लड़ने में अपर्याप्त था। यह सोचना कि आरव की युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। वैशाली के नेतृत्व में आरव की पार्टी बहुत जल्द
उस वज्र ऊर्जा फल एरिया में पहुंच गई। बहुत दूर आरव पहले से ही फलों के एरिया के अंदर से निकलने वाली गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को महसूस कर सकता था। फलों के क्षेत्र के बाहर दो दल वर्तमान में एक दूसरे के सामने थे। वे वास्तव में काले बिजली ड्रैगन गुट और सुंदर परी लोमड़ी गुट थे। तुम्हारे राजकुमारी दिव्या को युवा मास्टर काले भेड़िए ने पहले ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। मीरा, अब तुम पहले से ही अपने गुट की सबसे मजबूत व्यक्ति हो। अभी अभी वो युवती चुपके से भाग गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी कोई शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण ला सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस बूढ़ी ध्यानश्री को बाहर बुलाने गई हो? हे, एक युवा व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ काले कपड़े पहने हुए कहा। दासर्प, बेशर्मी मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, यंग लॉर्ड ने पहले ही एक विशेषज्ञ से उपचार प्राप्त कर लिया है और अब वो अपनी ताकत वापस पा चुकी है। मीरा ने अपनी चोट को संभाला और कहा, हाँ, युवा मास्टर काले भेड़िए ने कार्रवाई की। ये पहले से ही बहुत अच्छा है अगर दिव्या वो लड़की बच जाती है। ये अलग बात है कि दिव्या बुरी तरह से घायल है, भले ही वो पूरी तरह से ठीक हो। अगर वो आती है तो वो मेरी पराजित प्रतिद्वंदी भी होगी। दासर्प ने अहंकार से कहा। उस बोलने वाले सांप का नाम दासर्प था। क्या ऐसा है? मीरा के सामने दिव्या की आभा बदल गई और अवरुद्ध हो गई। राजकुमारी, जब मीरा और लोमड़ी कबीले की बाकी लोगों ने दिव्या को देखा तो वे सभी रोमांचित हो गए। दिव्या ने पलटकर मीरा को हल्की मुस्कान दी और कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था बहन मीरा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मीरा इस समय घावों से भरी हुई थी, बहुत दुखी लग रही थी, लेकिन वो इस समय अपनी चोटों के बारे में भूल गई और आश्चर्य में बोली, राजकुमारी, आपने वास्तव में सफलता प्राप्त की है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मिस्टर आरव की औषधीय गोली की बदौलत था। बात खत्म करके दिव्या पलटी और उसने बर्फीले ठंडे चेहरे पर आकर कहा, दासर्प, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अगर मैं आ भी गई तो मैं तुम्हारी पराजित प्रतिद्वंदी भी हूं? अब जब मैं यहां हूं तो तुम मुझे हराने की कोशिश क्यों नहीं करते? दासर्प काले बिजली अजगर गुट का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था और मूल रूप से दिव्या के बराबर ही था। अगर उन्होंने पहले वास्तव में मुक्का मारा होता तो दिव्या शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बस इतना ही था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्या वास्तव में सफलता प्राप्त कर लेगी और शिखर प्रारंभिक चरण 5वें स्तर पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसने पहले ही अपने शब्द बोल दिए थे। इस समय उन्हें वापस लेना अच्छा नहीं था, चाहे कुछ भी हो। वो केवल अपनी खोपड़ी को सख्त कर सकता था और कह सकता था, एक छोटा सा फॉक्स गुट हमारे काले बिजली अजगर गुट के सामने भी घमंडी होने की हिम्मत करता है। वे शब्द मैंने कहे थे। तुम मेरा क्या कर सकते हो? चूंकि तुमने उन्हें कहा है तो मैं तुम्हें उन्हें वापस निगलने पर मजबूर करूंगा। दिव्या एक कबीले की युवा स्वामिनी थी और उसमें बहुत ही दबंगई थी। इस समय भड़कते हुए वो किसी भी पुरुष से कम नहीं थी। जैसे ही उसने बात की, दिव्या ने दासर्प की ओर हाथ मारा। दासर्प स्पष्ट रूप से बिना लड़े दिव्या से भिड़े खुद को पकड़े जाने नहीं देगा। राक्षस जाति की साधना के क्षेत्रों के बीच असमानता इतनी स्पष्ट नहीं थी। भले ही दिव्या ने एक सफलता प्राप्त की, लेकिन कुछ ही समय में दासर्प को नीचे गिराना संभव नहीं था। मीरा को बहुत पसीना आ रहा था। अभी वो जबरदस्ती वहां लटकी हुई थी। जब दिव्या आई तो वो और अधिक दृढ़ नहीं रह सकी। ठीक इसी समय उसके सामने एक औषधीय गोली रखी गई। मीरा ने अपना सिर उठाया और देखा। ये आरव के अलावा और कौन हो सकता है? इसे खाओ, तुम्हारी चोटें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा अभी भी हिचकिचा रही थी जब आरव ने फिर से कहा, तुम्हारी बहुत सी चोटें छिपी हुई जगहों पर हैं। दरअसल तुम बहुत पहले ही युद्ध करने में असमर्थ थे। तुम अभी तक पूरी ताकत से लड़ रहे थे और तुम्हारी चोटें पहले से ही बहुत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। यदि तुम उपचार नहीं करते तो भविष्य में तुम्हारी नींव को नुकसान पहुंचने और तुम्हारी साधना प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है। आरव की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने आरव के हाथ से औषधि की गोली छीन ली और तुरंत निगल ली। जब औषधि की गोली उसके पेट में पहुंची तो मीरा की चोटों में तुरंत असर हुआ और वे ठीक होने लगी। मीरा के चेहरे पर भाव बदल गए और वो आरव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। संदेह करने की जरूरत नहीं है, ये औषधि की गोली वही है जो तुम्हारे परिवार के युवा स्वामी ने खाई थी। मैंने इन कुछ दिनों में समय निकाल ली थी और कुछ और परिष्कृत कर ली थी। आरव ने हंसते हुए कहा। आरव वर्तमान में देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में रह रहा था। उसके पास जो मानव मार्शल कलाकारों की औषधि की गोलियां थी वे स्वाभाविक रूप से बहुत काम की नहीं थी। इसलिए उसने इन 2 दिनों में समय निकाला और कुछ और सग्धा प्राचीन आत्मा राक्षसी पिल और आपातकालीन स्थिति के लिए अन्य औषधीय गोलियां परिष्कृत की। यह सिर्फ इतना था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल में लाया जाएगा। ध्यानश्री ने स्वाभाविक रूप से आरव की सभी मांगों को पूरा किया। मीरा सतह पर बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में वो बहुत में सदमे में थी।
ये एक परलौकिक ग्रेड औषधीय गोली थी। इसे लोगों को इतनी सहजता से देना? नहीं, रुको, भले ही ये उसे दिया गया हो। उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। आखिर इस आदमी की कीमिया कौशल किस तरह के दायरे तक पहुंच गया था? मीरा जानती थी कि कबीले के वे किमियागार किसी उच्च श्रेणी की टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करते हैं, तो उनमें से हर कोई इसे रखने के लिए एक खजाने की तरह मानता है। परलौकिक ग्रेड टियर 5 औषधीय गोलियां मीरा ने पहले भी नहीं देखी थी। इस आदमी ने वास्तव में इसे निकाला और उसे ऐसे ही दे दिया। उसके साथ उसका रिश्ता कब से इतना अच्छा था? जानना तो बनता ही है कि 10 दिन पहले तो वो उसे जान से मार डालना चाहती थी। आरव ने मीरा की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने सिर्फ छोटी बहन वैशाली के चेहरे की वजह से ही तुम्हारे जख्मों का इलाज किया है। मुझे लगता है कि अगर तुम मर गए तो वो जरूर बहुत टूट कर रोएगी। मीरा के चेहरे पर उदासी छा गई और वो इस दृश्य को देखकर गुस्से से पागल होने ही वाली थी कि वैशाली ने उसे रोक लिया। वैशाली का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। पहले जो शब्द कहे गए थे वो सब उसने सुन लिया। उसने शर्माते हुए मीरा से कहा, बड़े भाई आरव तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। क्या तुम अभी तक नहीं देख सकती? इतनी कीमती दवा की गोली वो मेरे चेहरे की वजह से तुम्हें कैसे दे सकते हैं? लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, हे छोटी बहन वैशाली, इतनी भी विनम्र मत बनो। अगर तुम्हारे चेहरे की खातिर नहीं तो मैं तुम तीनों को उसी समय मार देता और फिर दुनिया भर में घूमता। मीरा की बात छोड़ो, तुम्हारे परिवार के युवा स्वामी को औषधीय गोलियां बनाने में मदद करते हुए भी मैं तुम्हारे चेहरे का ख्याल रख रहा था। हालांकि मीरा को औषधीय गोलियां देना पूरी तरह से तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं था, लेकिन ये आधे कारण भी था। मैं आरव जिसे भी दोस्त मानता हूं, मैं स्वाभाविक रूप से उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे उकसाता है तो मैं उसे जरूर मारूंगा। वैशाली का छोटा सा चेहरा और भी लाल हो गया। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो आरव के दिल में इतनी महत्वपूर्ण थी। जब मीरा ने यह सुना तो वो भी हैरान रह गई। आरव ने जो कहा वो गलत नहीं था। उसके पास वाकई उन तीनों को मारने की ताकत थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता चला कि यह वास्तव में वैशाली के चेहरे की वजह से था। लेकिन मीरा को इससे भी ज्यादा उत्सुकता आरव के कारण के दूसरे हिस्से के बारे में थी। तो कारण का दूसरा हिस्सा क्या है? मीरा पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। कारण का दूसरा हिस्सा, तुम अपने कुल के लिए अंत तक लड़ सकती हो। यह साहस मेरे सम्मान पाने के योग्य है। लगता है तुम उतनी भी नासमझ नहीं हो जितनी मैंने सोची थी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मीरा ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया। उसने नहीं सोचा था कि आरव उसे इतनी कीमती औषधीय गोली सिर्फ इसी कारण से दे देगा। और ठीक उसी समय दिव्या और दासर की लड़ाई पहले से ही बहुत गर्म अवस्था में पहुंच चुकी थी। मीरा और वैशाली का ध्यान भी वहां से हो रही युद्ध की पुकारों की ओर आकर्षित हुआ। चिंता मत करो, तुम्हारे राजकुमारी ने पहले ही पूरी तरह से पहल कर दी है। वे बहुत जल्द ही विजेता का निर्धारण कर लेंगे, आरव ने शांत भाव से कहा। वास्तव में आरव ने दोनों के बीच लड़ाई के कुछ समय बाद ही विजेता को पहचान लिया था। इसीलिए उसने दोनों लड़कियों से शांति से बातचीत की। आरव की बातें सुनकर मीरा और वैशाली भी बहुत उत्साहित थी। वास्तव में आरव की उम्मीदों के अनुसार 10 चालों के बाद दिव्या का लाभ स्पष्ट होता जा रहा था, जिससे दासर पर दबाव बढ़ रहा था जब तक उसकी दम घुटने नहीं लगा। और 10 चालें बीत गई। दिव्या ने दासर की एक लापरवाही को पकड़ लिया और सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ी और एक हथेली से दासर्प को उड़ा दिया। दासर्प, क्या तुम अभी भी मेरे कबीले के इलाके में जंगलीपन करने की हिम्मत करोगे? जल्दी से अपने लोगों को लेकर भाग जाओ। इस वज्र ऊर्जा फल पेड़ों का अधिकांश हिस्सा हमारे सुंदरपरी लोमड़ी गुट के इलाके में है। भले ही तुम लोग चाहो, तुम्हें केवल अपना हिस्सा ही लेने की अनुमति है, दिव्या ने राजसी ढंग से कहा। दिव्या को इस समय पूर्णता पर गर्व की अनुभूति हुई। वो अतीत में हमेशा दासर्प से थोड़ी ही कमजोर रही थी। इस कारण सुंदरपरी लोमड़ी गुट अपना सिर ऊंचा नहीं रख पा रहा था। एक कबीले का सबसे ताकतवर व्यक्ति दूसरे कबीले के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता था। यह बहुत अपमानजनक था। बेशक सम्मान खोना एक छोटी सी बात थी, लोगों द्वारा लगातार धमकाए जाना एक बड़ी समस्या थी। इस बार उसने आरव की औषधीय गोली उधार ली और अवसर का लाभ उठाकर अंततः दासर को पीछे छोड़ दिया। कौन जानता था कि दासर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, दिव्या, तुम्हें लगता है कि मुझे हराने से सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, हमने युवा भगवान महासर्प को बहुत पहले ही सूचित कर दिया है। वो 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उस समय मैं देखूंगा कि तुम अभी भी इस तरह की बड़ी बात कहने की हिम्मत रखते हो या नहीं। वज्र ऊर्जा फल पेड़ का यह विस्तार, हमारा काला अजगर बिजली गुट इस पर तुला हुआ है। जब ये शब्द सामने आए तो यहां सुंदरपरी लोमड़ी गुट के पक्ष के भाव काफी हद तक बदल गए।